Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class, and we are doing chapter number 3, that is meeting life challenges. This is part 4 of this chapter, and if you have not seen the previous parts, you can check the links in the description box. And in this video we'll discuss about the effects of stress or stressors on individuals and about person's characteristics that affect the stress level of a person. Okay, so let's get started, and first of all we'll discuss about the effects of stress or stressors on individuals. Basically, there are 4 major effects of stress associated with the stressed state, that is emotional, physiological, cognitive and behavioral. So let's start with emotional effects of stress. So people who suffer from stress are far more likely to experience mood swings and show erratic behavior that may alienate them from family and friends. Means स्ट्रेस के अंडर लोग जो हैं वो उनको मूड स्विंग्स होने लग पड़ते हैं. मूड स्विंग्स मीन्स कभी बहुत खुश होते हैं वो, कभी उदास हो जाते हैं, ठीक है. एंड erratic behavior मीन्स अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, मतलब जो आप सोचते नहीं हो, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वैसा वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं. एंड मे एलिनेट देमसेल्व्स फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स. एलिनेट मीन्स अपने आप को अलग कर देते हैं फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड से, अकेला रहना पसंद करते हैं. सो ये कुछ इमोशनल इफ़ेक्ट्स हैं जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, राइट. एंड इसके साथ साथ जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है. तो ये कुछ इमोशनल इफ़ेक्ट्स हैं जब लोग स्ट्रेस में होते हैं. ऑलराइट. इसके बाद जो सेकंड इफ़ेक्ट है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट. ओके, एंड एट द फिजियोलॉजिकल लेवल अराउजल प्लेज अ की रोल इन स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर्स. मीन्स जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अराउजल सबसे पहले होता है, मतलब हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट द बॉडी रियलाइजेज द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेसर. मीन्स जैसे ही हमें रियलाइज़ होता है, जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, कोई स्ट्रेसर हमारे सामने आ गया है, उसी टाइम इमीडिएटली हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है. ऑलराइट. Now, when our body senses that a particular stressor is present, signals about that stimulus are sent to our brain. And after that, the gland called hypothalamus is alerted to arouse the autonomic nervous system, that is ANS. Okay? मीन्स जैसे ही हमारी बॉडी को पता चलता है कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है सामने, तो सबसे पहले सिग्नल किसको मिलता है? ब्रेन को मिलता है. ओके. अब इसके बाद जो हाइपोथैलेमस और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम विच कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, लाइक द हार्ट, लंग्स, स्टमक, ग्लैंड्स एंड इवन द ब्लड वेसल्स. ऑलराइट. मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मतलब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है. ऑलराइट. हमारी जो स्टमक अपसेट हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू हो जाती हैं. तो ये जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, राइट. Actually, the hypothalamus initiates action along 2 pathways. मतलब hypothalamus 2 ways से काम करता है. The first pathway involves the autonomic nervous system. The adrenal gland releases large amount of catecholamines, that is epinephrine and non-epinephrine, into the bloodstream, and this leads to physiological changes seen in fight or flight response. अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को हम एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है. और ये रिस्पॉन्स जो है इट इज़ ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन्स दैट प्रिपेयर आवर बॉडी आइदर टू स्टे एंड डील विद अ थ्रेट और टू रन अवे टू सेफ्टी. मतलब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, या तो हम सिचुएशन फेस करेंगे या वहाँ से भागेंगे, राइट. So that is fight or flight response. And let me tell you one thing, that the fight or flight response was first described in the 1920s by American physiologist Walter Cannon. And today the fight or flight response is recognized as part of the first stage of Hans-Selye's General Adaptation Syndrome, that is GAS. और ये हम जो GAS है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे. All right.
And the second pathway involves the pituitary gland, which secretes the corticosteroid, that is cortisol, which provides energy. Okay. So basically cortisol is a hormone that is mainly released at the time of stress, इसलिए इसको stress hormone भी बोला जाता है. Okay. And cortisol is a steroid hormone that is produced by the adrenal gland and is regulated by the pituitary gland. Okay. So in short, during a stressful situation or during the time when we face any stressor, हमारी body number of hormones release करती है, and that leads to fight or flight response. All right. Now the next kind of effect of a stressor or stress that we'll discuss now is cognitive effect. ठीक है, मतलब हमारी मेमोरी पे, कोग्निशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का. यूजुअली ऐसा माना जाता है कि एज वी ग्रो ओल्डर, मेमोरी एंड अदर कोग्निटिव प्रोसेसेस ग्रेजुअली डिमिनिश. मींस जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती जाती है, हमारे जो मेमोरी है वो वीक होनी शुरू हो जाती है. बट रिसर्च इन द लास्ट सेवरल डिकेड्स शोज दैट दोज हु एक्सपीरियंस persistent or high levels of stress are especially vulnerable. Means ये researches में prove हो चुका है कि stress की वजह से भी हमारी memory और हमारे जो cognitive processes हैं वो weak होने शुरू हो जाते हैं. Okay? And some of the cognitive effects of stress are constant worry, forgetfulness, disorganization, trouble focusing, racing thoughts, bad judgment, and pessimistic outlook. मीन्स अंडर स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं. मीन्स हमारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है. वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. ट्रबल फोकसिंग, मतलब फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब एक चीज़ में टिक के हम काम नहीं कर पाते बिकॉज वी ऑलवेज थिंक अबाउट दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ओके. रेसिंग थॉट्स मीन्स बार बार आपके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आते रहते हैं, मतलब ड्यू टू स्ट्रेस आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो. ठीक है. बैड जजमेंट, आप मीन्स डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ बैड जजमेंट. ओके. एंड पैसिमिस्टिक आउटलुक. पैसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव आउटलुक. यू ऑलवेज थिंक नेगेटिवली in every situation. Now the last kind of effect of a stressor that we'll discuss is behavioral effect. Behavioral means हम कैसा behave करने लगते हैं जब हम stress में होते हैं. Some of the common behavioral effects of stress are biting or picking your nails or the skin around your fingers, an ill temper, often annoyed or easily angry, grinding your teeth or biting the inside of your mouth, rapid speaking, overeating or undereating, disrupted sleep patterns, increased absenteeism, increasing intake of stimulants such as caffeine, excessive consumption of cigarettes, alcohol, and other drugs such as tranquilizers, etc. Actually, a tranquilizer is a medicinal drug taken to reduce tension or anxiety. Alright? And these tranquilizers can be addictive and have side effects such as loss of concentration, poor coordination, and dizziness. So these were the 4 kinds of responses to stressor or stress. And now we'll do some of the person's characteristics that also influence the stress level of a person. Basically आपकी बुक में जो person's characteristics हैं वो 3 broad categories में divide किए गए हैं. First one is physiological, second is psychological, and third is cultural. Alright. So physiological, as it is very much clear from the name, it is related to the human body. Means if you are physically fit, alright, then only you can deal with the stress. Okay, means it will be easier for you to deal with the stress अगर आप physically fit हो. Okay. And it has also been said that a healthy mind lives in a healthy body, isn't it? मीन्स अगर आपकी बॉडी फिट है, आप हेल्दी हो फिज़िकली, तभी आपका माइंड वर्क कर पाएगा अच्छे से. अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ेज़ हैं, तो आपका माइंड भी कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट होगा. ओके.
आपकी बुक में फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंडर तीन बेसिकली फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, फिजिकल हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वल्नरेबिलिटीज़. सो फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली वी डिस्कस दैट जिसकी फिजिकल हेल्थ जो है अच्छी होगी तो उसको स्ट्रेस होने के चांसेस कम होते हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इनबॉर्न. इनबॉर्न मीन्स बाय बर्थ, मतलब कई लोग जो होते हैं वो बाय बर्थ ही बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं. ऑल राइट. तो ऐसे लोगों को जो स्ट्रेस होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं. फिजिकली फिट हैं तो स्ट्रेस नहीं होगा. ओके. इसके बाद थर्ड है वल्नरेबिलिटीज़. नाउ वल्नरेबल मीन्स एबल टू बी ईजिली हर्ट, मतलब आप कितनी जल्दी हर्ट हो जाते हो. अब ये जो वल्नरेबिलिटी है ये फिजिकली भी हो सकती है, सोशली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली भी हो सकती है. ओके. मतलब ये अभी हमने सेम चीज़ है जो अभी डिस्कस की है. मतलब अगर आप फिजिकली फिट हो तो मतलब स्ट्रेस का रिस्क जो है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो ज़्यादा रिस्क होता है कि आपको स्ट्रेस हो. ओके. एंड इसके बाद जो सेकंड फीचर गिवन है आपकी बुक में दैट इज़ साइकोलॉजिकल. सो साइकोलॉजिकल इट इज़ रिलेटेड टू माइंड, मेंटल हेल्थ. तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी ही होगी, और जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, तो उन लोगों को स्ट्रेस होने के चांसेस कम रहते हैं. अगर होता भी है तो वो ज़्यादा जल्दी उसको ओवरकम कर पाते हैं. ठीक है. इसके बाद साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आता है टेम्परामेंट. टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट इज़ बेसिकली बायोलॉजिकली बेस्ड करेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग, मतलब जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में नेचर बोलते हैं, कैसी नेचर है पर्सन की. और ये जो कॉन्सेप्ट है टेम्परामेंट का ये बहुत डिटेल में किया है हमने चैप्टर नंबर 2 में. यू कैन चेक माई वीडियोज़. ऑल राइट, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके. सो मीन्स पर्सन की नेचर कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि हाउ विल ही टेक द स्ट्रेसफुल situation or a stressor. ओके. एंड नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट. ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 का एक मेजर कॉन्सेप्ट है. सो इट हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन those videos of chapter number 2, so you can check the link. Self concept basically होता है what we think about ourselves. ऑल राइट. एंड अगर आपको याद हो तो सेल्फ कॉन्सेप्ट भी दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो अगर आपका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो, यू आर ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, तो मतलब आपको किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या स्ट्रेसर से स्ट्रेस कम होगा. अगर होता भी है यू विल ईजिली ओवरकम दैट स्ट्रेस. ऑल राइट. इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ अ पर्सन दैट इज़ गिवन इन योर बुक इज़ कल्चरल. मीन्स कल्चर भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है हाउ वी ओवरकम स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ओके. सो कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स के अंडर आपका आता है कल्चरल डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स एंड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल. मीन्स हर कल्चर का एक अपना वैल्यू सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसको देखकर, जिसको फॉलो करके बच्चा ग्रो करता है. ऑल राइट. और हर कल्चर में बेसिकली अलग वे से सिचुएशन को अप्रेस करना सिखाया जाता है, सिचुएशन को इवेलुएट करना सिखाया जाता है. मीन्स कई कल्चर के जो लोग होते हैं वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या स्ट्रेसर को बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू सम अदर कल्चर्स पीपल. Okay, so these were some of the person's characteristics that were given in your book. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे and we'll continue with this chapter in our next video. And I hope हमने जो भी आज पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ आया है. And one more thing, अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है, do let me know through the comment section below. All right. So see you in the next video. Till then, take care all of you. Stay home, stay safe. Thank you so much for watching.